हमारे जैसे लोग जिनको रिटर्न भी चाहिए कि 9%, 10%, 12% रिटर्न मिल जाए जी, लेकिन वो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है उससे हम बच के रहें। सिल्वर 1980 में $50 पर आउंस था, फिर वो 80% गिरा, फिर वो $50 पर आउंस आया 2010 में, फिर वो गिरा, और फिर अब जाके 2025 में वो $50 पर आउंस पे आके अब उसने उस लेवल को तोड़ा है। ये होती है वॉलेटिलिटी। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वॉलेटिलिटी के शिकार नहीं होते, जिसमें प्राइस मूवमेंट नहीं होता। तो वो जो एसेट्स होते हैं वो होता है डेट। यस, लोगों को लगता है फिक्स डिपॉजिट रिस्क फ्री है, फिक्स डिपॉजिट रिस्क फ्री नहीं है। जो नया इन्वेस्टर आ रहा है उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को किस तरह से देखना चाहिए? ना मैं 100% इक्विटी पे रेकमेंड करूंगा, ना मैं 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे रेकमेंड करूंगा। हर व्यक्ति को शुरुआत में अपना इमरजेंसी फंड बनाना होता है, वो उसको एफडी में रखना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड और एफडी में एक ही फर्क है, एफडी लिक्विडिटी आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर देता है, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है? मेरे को लगता है एटलीस्ट आपको, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो रिटर्न्स की तरफ ज़्यादा भागता है। जब हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले लोग सोचते हैं हम पेनी स्टॉक्स ले लें। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक्स 10 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये का 50 रुपये हो जाएगा। तो हम, आपने अगर उस कंट्री का बॉन्ड लिया हुआ है, वो कंट्री खत्म होगी तो क्या करेंगे? अभी पीछे श्रीलंका के जो बॉन्ड्स थे वो डिवैल्यू हो गए। 3C मॉडल होता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल। 3C मॉडल आपको देखना पड़ता है कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड को सिलेक्ट करते हुए। अब आप बोलोगे ये तो देखना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ हमारे पास इतना टाइम है। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है रेटिंग एजेंसीज। तो जितनी भारत में बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे जनरली कंपनीज को रेटिंग ए या बी में मिलती है। ए में ए हो गया, A- हो गया, A+ हो गया, AA+ हो गया, AAA+ हो गया। जैसे जैसे कंपनी की रेटिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपका ब्याज दर कम हो जाता है, क्योंकि आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हो। अगर एग्जाम्पल देके बताना हो कि AAA किसको मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टाटा जब उधार लेता है तो वो कोलैटरल थोड़ी रखता है, तो कॉर्पोरेट गारंटी रखता है, मेरा वचन शासन। दो चीजों में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट ग्रेड जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब ये इसके ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आई थिंक B- होता है, तो B- के ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद। आपसे हमेशा बात करके ये लगता है कि हम अपना पैसा गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं। As investors, as people who have extra money, हिंदुस्तानियों की एक फितरत है कि पैसा जो है ना सुरक्षित रहे। पहले होती थी एफडी में डाल दीजिए, सरकारी बॉन्ड्स में, सरकारी जगहों पे पैसा डाल दीजिए, सुरक्षित रहना चाहिए। धीरे धीरे रिस्क एपिटाइट बढ़ी है ऑफ कोर्स, पिछले 20-25 सालों में जो एवरेज इंडियन का पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा बदला है, लेकिन अभी भी हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ढूंढते रहते हैं। हमें चाहिए रिटर्न तो बहुत अच्छे, पर रिस्क नहीं चाहिए। तो इसलिए हम पार्क कर देंगे ऐसी जगहों पे पैसा जहाँ पर 6%, 7% पैसा मिल जाए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बिना रिस्क के, बिना वॉलेटिलिटी के आप 9 से 13% पैसा कमा सकते हैं, ये आपको क्या बताऊं, जब मुझे पता चला तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं ही जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आज हमारे साथ फिर से कोई हैं जो इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं और जिनको कि मैं कहता हूँ कि पैसिव इनकम मेंटोर है, जो फाइनेंस एक्सपर्ट तो नहीं है पर पैसिव इनकम मेंटोर है। संजय कथूरिया जी, थैंक यू सर, दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आज का फोकस हमारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पर ही है जी, पूरी तरह से, कि वो लोग, हमारे जैसे लोग जिनको रिटर्न भी चाहिए कि 9%, 10%, 12% रिटर्न मिल जाए जी, लेकिन वो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है उससे हम बच के रहें, उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो उस तरह के रिटर्न भी दे सकता है और रिस्क भी नहीं। उससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पैसाबाजार.com का, जो इस फील्ड में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे किए जा सकते हैं, किस तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को, जो रिस्क भी नहीं चाहते हैं और रिटर्न भी बहुत अच्छा चाहते हैं, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उनके लिए पैसाबाजार.com को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, ओवर टू यू। अब मैं सिर्फ सुनूंगा जी, क्योंकि मतलब की बात कर रहे हैं आप हमारे। तो बहुत आपने शानदार बात कही, जब आपने रिस्क वर्ड यूज़ किया तो वो है वॉलेटिलिटी। जी, देखिए वॉलेटिलिटी क्या होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निवेशक जब देखते हैं बड़े रिटर्न्स देखते हैं तो बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं कि अरे देखो स्मॉल कैप में मेरे को 36% रिटर्न बन गया पिछले 3-4 साल में, मिड कैप में 25-30 बन गया, निफ्टी ने ही 14-15% दे दिया। पर वो ये नहीं समझते कि
उसमें वॉलेटिलिटी यानी कि प्राइस की मूवमेंट होती है। अगर आज आपने इन्वेस्ट किया और कल प्राइस 5% गिर गया तो क्या आप में हिम्मत है वो देखने की? निकाय जो जापान का इंडेक्स था 1980 में, वो अपने टॉप पे था, वहां से वो 80% नीचे गिर गया, 80%, और उसको 32 साल लगे, 32 ईयर्स टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल। यानी जो 1980 का लेवल था उसको वापस आने में 32 साल लग गए। सिल्वर 1980 में $50 पर आउंस था, फिर वो 80% गिरा, फिर वो $50 पर आउंस आया 2010 में, फिर वो गिरा, और फिर अब जाके 2025 में वो $50 पर आउंस पे आके अब उसने उस लेवल को तोड़ा है। ये होती है वॉलेटिलिटी। ये होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं पर आपको पता नहीं होता कि मेरा वो जो जिस चीज में मैंने इन्वेस्ट किया वो नीचे भी जा सकता है। गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी कम रहती है, पर ऐसे कई साल रहे हैं जहां पे गोल्ड ने अपना हाई बनाया तो उसको वापस लाने में 15 से 20 साल लग गए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, पर ये वॉलेटिलिटी के शिकार है। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वॉलेटिलिटी के शिकार नहीं होते हैं, जिसमें प्राइस मूवमेंट नहीं होते। तो वो जो एसेट्स होते हैं वो होता है डेट। उसको हम कैटेगरी को कहते हैं डेट। अब डेट में सबसे सिंपल प्रोडक्ट जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। पर क्या फिक्स्ड डिपॉजिट रिस्क फ्री है? नहीं, वो भी रिस्क फ्री नहीं है। यस, लोगों को लगता है फिक्स्ड डिपॉजिट रिस्क फ्री है। फिक्स्ड डिपॉजिट रिस्क फ्री नहीं है। आप एक कुछ साल पहले केस हुआ था पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का केस हुआ था, जब बैंक ही बंद हो गया। एक बहुत पुराना बैंक होता था जीटीबी, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, वो बंद हो गया था, फिर उसको एक्सेस ने पिकअप किया था। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो इन दैट केस अगर आपने 5 लाख रुपए से ऊपर आपका एफडी पड़ा है तो आपको 5 लाख ही वापस मिलेंगे। तो अगर आपकी 25 लाख की एफडी पड़ी तो आपको 5 ही वापस मिलेंगे, 20 लाख नहीं मिलेंगे। प्रोटेक्शन सिर्फ 5 लाख। प्रोटेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से सिर्फ 5 लाख रुपए की प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस है, उसके अलावा नहीं है। तो यानी एफडी भी 5 लाख के ऊपर सेफ नहीं, पर प्रोबेबिलिटी कम है डिफॉल्ट होने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है यानी चांस कम है कि डिफॉल्ट होगा। ऐसे केसेस बहुत कम हुए हैं। तो जब आप निवेश करते हैं तो आप जो है लोनर हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं। लोनर मतलब जब आप उधार देते हैं, ओनर मतलब जब आप मालिक बनते हैं। जब आप मालिक बनते हैं तो आप शेयर्स खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, आइटम चीज को अपने पास रख लेते हैं। जब आप लोनर होते हैं तो आप उसी कंपनी को कहते हैं देख भाई तेरे को लोन चाहिए, तू काम कर ले, मैं तेरे को पैसे देता हूं, मुझे फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट रेट देते रहना। अब पहले क्या था, आपके पास एफडी था और एफडी के अलावा फिर आपके पास म्यूचुअल फंड्स का विकल्प आता था। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को दे दो, म्यूचुअल फंड्स अपने आप आपके बिहाफ पे आगे पैसा लगा देंगे। उसमें डेट एक कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, और उसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हो। पर ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आया है, ये इन दोनों के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आया है। तो रिलायंस में, समझिए रिलायंस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपके पास आती है, बोलती है देखो भाई ऐसा है, मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक के पास गया, बैंक ने बोला ठीक है हम आपको 5,000 दे देते हैं। 5,000 के लिए वो आम जनता के पास आ गए, पर उनको अपनी कंपनी में शेयर्स नहीं देने। उनको चाहिए ये पैसा मैं लूंगा और 4-5 साल में आपको ये वापस कर दूंगा, या 1-2 साल में वापस कर दूंगा, और एक फिक्स्ड अमाउंट दे दूंगा, 9%, 10%, 11% एक ब्याज दे दूंगा आपको। तो आप उसी कंपनी में जिसके शेयर्स में निवेश करते हो जनरली, या जिनको आप देखते हो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसी कंपनी को उधार दे रहे हो। अब आप उसको लोन दे रहे हो। तो जब आप उसको लोन देते हो तो वो आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या किसी भी तरीके से आपको ब्याज देगा, और साथ में आपके पैसे भी वापस करेगा। उसका भी एक शेड्यूल होगा। कोई बॉन्ड्स में आपको पैसा हर महीने वापस मिल जाता है, कोई बॉन्ड्स में बुलेट पेमेंट मिलती है, कोई बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, किसी में क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। पर ये आपको रीपेमेंट होती है और आपका पैसा कंपैरेटिवली सेफ रहता है एज कंपेयर टू इक्विटी, और वॉलेटिलिटी जीरो होती है, उसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती, प्राइस मूवमेंट नहीं होती। तो एक सवाल जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी, वो ये उठता है कि क्या ज़रूरत पड़ी कंपनी को हमसे कर्ज लेने की? तो क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए? नहीं, देखिए कंपनी जब ग्रो करती है तो कैपिटल उसको 3 तरीके से मिलता है जी। एक होता है कस्टमर का पैसा, यानी कि आपने उसका प्रोडक्ट खरीद लिया, तो बहुत ही बढ़िया बात है, कंपनी के पास पैसा आ गया, अब उसका प्रॉफिट रिजर्व बनेगा, उसको वो यूज करेगा। दूसरा होता है उसके खुद का पैसा या निवेशकों का पैसा, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। और तीसरा होता है उधार, यानी वो बैंक से पैसा ले सकता है या बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा रेज कर सकता है, जिससे वो प्रोजेक्ट कर सकता है। अब काफी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको कंटिन्यूअसली पैसे की आवश्यकता होती है, जैसे एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी है तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए एनबीएफसी का, उसको पैसा लेना है और आगे पैसा देना है। अब हमसे वो पैसा 9-10% पे लेगा तो ऑब्वियसली आगे 14, 15, 16, 17% पे दे रहा होगा पैसा सामने। किसी को वो पर्सनल लोन दे रहा होगा, किसी को वो बिजनेस लोन दे रहा होगा, अनसिक्योर्ड दे रहा होगा, सिक्योर्ड दे रहा होगा, तो हर तरीके के लोन्स आगे वो दे रहा होगा ताकि वो 5-6% कमा भी ले, कहीं उसका कोई डिफॉल्ट हो जाए तो वो कवर हो जाए और आपको वो आपका ब्याज का हिस्सा दे पाए। सर इसमें मजेदार बात क्या है, जो बॉन्ड्स मैंने देखे हैं जनरली जो मिल रहे हैं मार्केट में, उनके जो ड्यूरेशन है वो भी काफी कम है। मतलब
12 महीने से लेकर 36 महीने तक के बॉन्ड्स है, कुछ तो उससे भी छोटे हैं, बट जनरली आप देखेंगे 12 महीने से 36 महीने के बॉन्ड है, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करना, अभी आप कंफ्यूज हैं, समझिए आपकी कोई जमीन बिकी, अभी आपको पता नहीं है करना क्या है उसका पैसे का, आपको लगता है एफडी में तो मेरे को वही 5.5% मिलेगा, चलो एक अच्छा कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड है उस पर डाल देता हूँ, हो सकता है मेरे को 8.5% मिल जाए, 9-10 तक मिल जाए अच्छी कंपनियों के बॉन्ड्स में, तो मेरे को एक 4-5% फालतू मिल जाएगा, रिस्क उतना ज्यादा नहीं लूंगा मैं, वॉलेटिलिटी नहीं होगी, और मैं अपना पैसा जब मेरे को चाहिए होगा 1 साल बाद मेरे को वापस मिल जाएगा, तो फिर मैं आगे डिप्लॉय कर सकता हूँ उस पैसे को। तो जो ये इस तरह के अपॉर्चुनिटी कैपिटल आते हैं जिसकी आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं है, तो उसको आप अच्छे से कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आते हैं रिस्क पर। मेरे जैसा आदमी जब रिस्क को देखता है सबसे पहले ये रिस्क देखेगा मैं तो इसको दे रहा हूँ कर्जा, और कहीं कर्जा लेके भाग गया तो मैं बहुत ही मतलब बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। तो इसका क्या प्रोटेक्शन? देखिए 2-3 लेवल्स पे इस कर्जे को समझते या हैं। कंपनी बंद हो गई? हाँ देखिए वापस समझते हैं, रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया एफडी भी नहीं है, तो आप मैं ये स्टेटमेंट अगर दूं ये रिस्क फ्री है तो ये गलत वर्ड है, ये वर्ड ही गलत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिस्क फ्री, कोई भी रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। हमने देखा है कई तो सरकारें खत्म हो जाती हैं, आपने अगर उस कंट्री का बॉन्ड लिया हुआ है वो कंट्री खत्म होगी तो क्या करेंगे? सही बात। अभी पीछे श्रीलंका के जो बॉन्ड्स थे वो डिवैल्यू हो गए, तो हो गए। अब वो तो जब बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आ सकती है तो कंपनी में तो आ ही सकती है, तो वो रिस्क है, हर लेवल पे वो रिस्क है। अब मैं जब बॉन्ड्स में निवेश करता हूं तो मेरे को 2-3 चीजें देखनी है, इसको बड़ा सरल कर देते हैं। इसका 3C मॉडल होता है, ठीक है? 3C मॉडल होता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल। इसको इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि एक परिवार में शादी हो रही है, किसी के लड़के की या लड़की की, अब वो चुन रहे हैं, वर वधू चुन रहे हैं, तो वो कैसे चुनते हैं? वो किसी से मिलते हैं तो वो लड़के का या लड़की का कैरेक्टर चेक करते हैं, ठीक है? कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं? आजू बाजू वालों से पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कैसा है, व्यवहार कैसा रहा है, ये कैसा रहा है, वो कैसा, तो वहां पे कैरेक्टर चेक होता है। कैपेसिटी चेक होती है, कैपेसिटी मतलब क्या ये परिवार हमारे इकोनॉमिक लेवल पे मैच करता है कि नहीं करता है, कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही अमीर है या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही नीचे है हमारे परिवार के, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल्स भी चेक किए जाते हैं जब मैरिजेस होती है, ये फैक्ट है, तो वो चेक होता है, ठीक है? इसी तरीके से जब आप उधार दे रहे होते हो आपको 3 चीजें चेक करनी होती है। कैरेक्टर चेक करना होता है। कैरेक्टर कंपनी का कैसे पता चलता है? उसके ब्रांड नेम से पता चलता है। आज बहुत सारा तरह के कंपनीज का डेट आता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, तो आपको चेक करना है कि कौन सी कंपनी के बारे में आपने ज्यादा सुना है, उसकी रिसर्च कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। आज गूगल है, AI का टाइम है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, जाके चेक करिए ना कि भाई जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूँ वो है क्या, उसका मालिक कौन है, क्या कर रही है, कितने साल से ऑपरेट कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल ही पैदा हुई है और आज उधार लेने आ गई मेरे से, तो ऐसों को मत दो। अब एक एग्जाम्पल मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो पिरामिल फाइनेंस का बॉन्ड आया, तो आपको पता है पिरामिल बहुत पुराना नेम है, बड़ा नेम है, तो आपका एटलीस्ट लेवल 1 पे चेक हो गया कि यार ठीक है ब्रांड नेम अच्छा है, इसको दिया जा सकता है पैसा, ठीक है? तो ये हो गया उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे चेक करना है आपको? ऑब्वियसली जाके आप मार्केट में उसके बारे में पता करिए, मार्केट आपके लिए इंटरनेट है, उसके बारे में कोई खराब बात तो नहीं कर रहा, कोई पुराने डेट पे उसने डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ये सब चेक कर लीजिए। सेकंड आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होती है क्षमता। क्षमता मतलब कि मैं उसको उधार दे रहा हूं, उसमें क्षमता भी है उतारने की। भाई जब बैंक हमें लोन देता है, हमें घर का लोन देता है, वो भी तो हमारी क्षमता चेक करता है। वो देखता है भाई इसको मैं घर का लोन दे रहा हूं, 1 करोड़ का घर है, तो मैं काम करता हूं, पहले तो 1 करोड़ पूरा नहीं दे रहा, 80 लाख देता हूं, पहले तो 20 लाख इसके लग जाएंगे। अब 80 लाख की किस्त आ गई, समझो 65,000 रुपए, तो भाई की इनकम कितनी है? भाई की इनकम है 1.5 लाख रुपए, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। 1.5 लाख की इनकम है, 65,000 इसको किस्त देनी है, बहुत प्यार से आराम से देता रहेगा। तो उसने हमारी कैपेसिटी चेक करी है, ठीक है? तो कैपेसिटी आप इनकी कैसे चेक करोगे? इनके फाइनेंशियल से चेक होती है, ठीक है? तो जब आप हर कंपनी अपने फाइनेंशियल इशू करेगी जिसमें आप उसका डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये सब चेक कर सकते हो। और तीसरा है कोलैटरल। जब हमें बैंक पैसा देता है तो हम उसको घर दे देते हैं, उसको पता है भाई ने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं इसका घर जब्त कर लूंगा और बेच दूंगा और मुझे मेरे पैसे निकल जाएंगे, और वैसे 20% इसके लगे थे तो वो भी रिकवर हो जाएंगे, वो भी रिकवर करना चाहेगा। तो ये हो गया कोलैटरल। तो 3C मॉडल आपको देखना पड़ता है कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड को सिलेक्ट करते हुए। अब आप बोलोगे ये तो देखना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ हमारे पास इतना टाइम है। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है रेटिंग एजेंसीज। तो जितनी भारत में बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिसिल है, इक्रा है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, इंडिया रेटिंग्स है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिनका काम है रेटिंग करना। और वो रेटिंग जब करती हैं वो यही सारी चीजें देखती हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखती हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देखती हैं। क्वालिटी का मतलब जैसे मैंने बताया उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर, तो उसके बेसिस पे उसको रेटिंग मिलती है। और सेकंड क्वांटिटेटिव फैक्टर कि भाई क्षमता भी है कि नहीं है। सर सेठ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, पर पैसे ही नहीं है,
तो वापस कैसे कर देंगे? ठीक है, तो वो इसके हिसाब से कंपनीज को रेटिंग देते हैं। जनरली कंपनीज को रेटिंग ए या बी में मिलती है। ए में ए हो गया, ए माइनस हो गया, ए प्लस हो गया, डबल ए प्लस हो गया, ट्रिपल ए प्लस हो गया। जैसे जैसे कंपनी की रेटिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपका ब्याज दर कम हो जाता है, क्योंकि आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हो। अब आप उधार दे रहे हो किसी नई एनबीएफसी को जिसको 5-7 साल हुए हैं। इसमें एक पॉज करते हैं, अगर एग्जाम्पल देके बताना हो कि ट्रिपल ए किसको मिलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, हाँ, ठीक है, रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, सालों साल से चल रही है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, सॉलिड एसेट कवर है। टाटा है जिसके कॉर्पोरेट गारंटी में दम है। टाटा जब उधार लेता है तो वो कोलैटरल थोड़ी रखता है, तो कॉर्पोरेट गारंटी रखता है। मेरा वचन शासन है, मैंने बोल दिया ना, मैं तय दूंगा पैसे। ये होंगे ट्रिपल ए, ये है ट्रिपल ए प्रोडक्ट्स। पर अब इनको जब उधार देने जाओगे तो ये बोलेंगे भाई मैं तो 8 ही दूंगा % या 7.5 ही दूंगा या 8.5 ही दूंगा, तो इस रेंज में दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा हूं भाई, घी में घी डलता है, तेल में तो घी डलता नहीं है, तो घी में घी डलेगा। ठीक है, अब दूसरी लेयर आ जाएगी जो अच्छी कंपनीज है, बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है, पर इतने बड़े कंग्लोमरेट्स नहीं है, रिलायंस और टाटा जितने बड़े या बिरला जितने बड़े, वो नेक्स्ट लेयर पे आ जाएंगे, वो डबल ए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए जिनके रोज आप नाम सुनते हैं बड़े 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 कंपनीज के, वो आपके ट्रिपल ए कंपनीज हैं। और जो नई कंपनीज आती हैं फिर बी रेटिंग होती है, उसमें भी ट्रिपल बी होता है, बी प्लस होता है, बीबी प्लस होता है, बीबी माइनस होता है, ये अलग अलग तरह की रेटिंग्स होती हैं। और एक इसमें पे है कि हाँ, आप किस पे पर एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है कि एक लेवल से नीचे आपको नहीं डालना है पैसा। दो चीजों में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। ओके, एक तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट ग्रेड जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब ये इसके ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आई थिंक बी माइनस होता है, तो बी माइनस के ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ कंपनीज अनरेटेड होती हैं, रेटिंग ही नहीं करके आती, उनमें नहीं निवेश करना चाहिए। इन दोनों से बचना चाहिए, बी माइनस से नीचे बचना चाहिए। सी डी, डी तो डिफॉल्ट होता है, डी टर्म स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट, ग्लोबली ये यूज होता है, डी इज फॉर डिफॉल्ट। सी मतलब हो गया कि अब ये पिछले कुछ ईएमआई भर नहीं पा रहा है, तो वहां वो सी में चला जाता है। ठीक है, बी ये बी माइनस, बीबी माइनस, बीबी प्लस, ट्रिपल बी, ये आपके थोड़े से रिस्की होते हैं पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आ जाते हैं। ये आपको रिटर्न्स देंगे 10% से लेके 12-13% तक साल का, क्योंकि ये घी नहीं है, ये तेल है, तो तेल में तेल ही डलेगा। तो अब आपके पास पूरा एक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में बी माइनस से कंपनीज चालू हो रही हैं और यहां पे ट्रिपल ए प्लस तक जा रही हैं। तो ट्रिपल ए और बी माइनस की रेंज बता दीजिए जरा, इंटरेस्ट रेट की। इट कैन स्टैंड एनीवेयर इन टुडेज मार्केट फ्रॉम 8% पर एनम ऑन ट्रिपल ए लेवल्स, गोइंग अप टू 13 to 14, इवन 18% पर एनम। बट वो बहुत ही रिस्की बॉन्ड्स होंगे, जनरली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे या इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए हैं ही नहीं। इसमें भी वो गलती मत करिए जो लोग करते हैं कि भाई स्मॉल कैप है तो मैं उसमें डाल दूंगा पैसे ज्यादा, क्योंकि स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए, तो सिर्फ रिटर्न देख के आपको पैसा नहीं डालना। आप बॉन्ड्स का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाँ, अगर आप समझिए 10 लाख रुपए बॉन्ड्स में डाल रहे हैं और आपको लगता है यार मेरे को 18% वाला भी बॉन्ड चाहिए, तो 20,000 रुपए से आपने वो बॉन्ड खरीद लिया, 50,000 से वो बॉन्ड खरीद लिया, तो बात समझ आती है। पर आप बोलो जी मैं 10 लाख रुपए डाल रहा हूं, पर मैं उसमें से 5 लाख रुपए जो है वो अनरेटेड बॉन्ड में डाल दूंगा या इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे डाल दूंगा, तो फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। फिर तो आप इससे अच्छा इक्विटी का रिस्क ले लो। तो अब इसमें एक और सवाल ये उठता है कि ये तो कर्ज ले रहे हैं, तो क्या कोई कोलैटरल सिस्टम भी होता है? बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज बॉन्ड्स जनरली आर कॉल्ड सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स। ओके, इनको बोला ही सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स, नाम ही बता रहे, एक तो सिक्योर है और वो भी सीनियर है। तो जब ऐसे बॉन्ड्स में डिफॉल्ट होता है, पहले तो इनमें कवर होता है, एसेट कवर होता है, okay. जो इस लोन का एक मल्टीपल होता है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 करोड़ रेज कर रहे हैं थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 100 करोड़ का इश्यू साइज है, इसको हम इश्यू साइज कहते हैं। 100 करोड़ का इश्यू साइज है, वो मार्केट में आया, तो वो पहले बताएगा कि भाई सुनो ऐसा है कि ये 100 करोड़ के अगेंस्ट में 1.2 टाइम्स का कोलैटरल छोड़ रहा हूं, यानी 120 करोड़ का मेरा कोलैटरल है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बोल दिया तो बोल दिया, पीछे एक पूरा पर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनती है। एक ट्रस्टी होता है जो इन सब चीजों को वेरीफाई करता है। मतलब कोई एक प्रोफेशनल एजेंसी यस, एंड दे आर ऑल सेबी रजिस्टर्ड प्रॉपर। मतलब इसमें ये नहीं है कि और ये सब आप चेक करिए एज अ निवेशक, आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए कि इसका ट्रस्टी कौन है और ट्रस्ट डॉक्यूमेंट क्या है, नहीं है, रेटिंग हुई है कि नहीं है, क्योंकि रेटिंग होते ही ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो चाहे बी माइनस हो चाहे ट्रिपल हो, ए हो, सारे कोलैटरल या सारे ये रखते हैं, रखना ही पड़ता है। या फिर उन बॉन्ड्स को अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स बोला जाता है। जहां वो कोलैटरल नहीं रखेंगे उनको अनसिक्योर्ड बॉन्ड बोला जाएगा, और वो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 16% होगा, 18% होगा।
जो अनसिक्योर्ड होगा, बट अगेन वो रिस्क फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। वही रिस्क पैरामीटर है आपके पास, ये भी लार्ज कैप और स्मॉल कैप की तरह ही है। यहाँ पे आपके पास बी माइनस है और यहाँ पे आपके पास ट्रिपल ए प्लस है। उसमें जो अनसिक्योर्ड होगा वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा, पर वो रिस्की होगा। तो और इन केस ऑफ डिफॉल्ट, खुदा ना खास्ता, मैं एकदम एक्सट्रीम भी हूँ, बिल्कुल। तो फिर वो कैसे आपको पैसा वापस मिलता है? तो ट्रस्टी का काम होता है, वहां पे एनसीएलटी में पूरा प्रोसेस बनेगा इसका, एनसीएलटी में मैटर जाएगा। और क्योंकि ये सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स है, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो इनका नंबर सबसे ऊपर होगा। आप समझिए कि लाइन में लगे हैं सारे लोग, तो लाइन में ये काफी आगे लगे होते हैं। सबसे पीछे लगा होता है इक्विटी होल्डर, जिसके कंपनी में शेयर्स होते हैं। जब बच जाएगा तो तुम्हें देखा, अगर बचा तो कुछ दे देंगे, अगर नहीं बचा तो लाइन में जो ये लोग हैं ये पहले हैं। एम्प्लॉय है, सरकार है, जिन्होंने उधार दिया वो है, पहले सीनियर सिक्योर्ड है, फिर दूसरे लेंडर्स है, उनके नीचे हो सकता है बैंक्स है, तो बैंक्स को भी तो लेना है पैसा अपना। बट इसमें प्रिंसिपल मिलेगा, इसमें आप हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल वो मत उम्मीद करें कि वो तो हो सकता है कि प्रिंसिपल में भी काफी रिस्क अगर ज्यादा तो पूरा ना मिले। आपने 100 रुपए डाले थे, आपको 40 मिल जाए, 50 मिल जाए, कितना मिल जाए वो तो डिपेंड करता है कितने में सेटलमेंट हो रहा है। एक सवाल ये भी था कि इक्विटी के कंपैरिजन पर आपने वो सब जवाब दे दिए हैं। हाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पूछें क्या। नहीं, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप बॉन्ड का पोर्टफोलियो कैसे बना रहे हैं। हाँ, तो बॉन्ड का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए ये आप बताइए। हाँ, तो पहली चीज ये है कि उत्तेजित ना हो कि मेरे को ज्यादा ब्याज कमाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मंथली इंटरेस्ट आएगा या क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा, तो उत्तेजना बढ़ जाती है। और यार देख, मैंने तो पैसा देके रखा है, मुझे सालाना 12% 15% के हिसाब से पैसा बन रहा है। ये वाला थॉट प्रोसेस ना चलाएं। प्रोसेस बड़ा सिंपल होना चाहिए कि 80% ऑफ योर कैपिटल मिनिमम जितना आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो ए रेटेड बॉन्ड्स होना चाहिए सबसे पहले। रूल नंबर 1 ये होना चाहिए कि 80% मिनिमम कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम। आपका AAA, 80%, हाँ, वो रेटेड होना चाहिए। और आइडियली उन कंपनीज में होना चाहिए जिनके बारे में आपने सुना हो थोड़ा। अगर नहीं सुना और फिर भी वो ए रेट, अभी जैसे मुथूट फाइनेंस अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लाता ही रहता है, आपको पता है मुथूट फाइनेंस 40 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, गोल्ड बैक्ड उनके लोन्स होते हैं, तो आपको एक कंफर्ट रहता है, ठीक है यार अच्छी कंपनी है, तो आप उसमें ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि लोगों को समझना चाहिए एग्जांपल्स क्या है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, आपको खुद को रिसर्च करना है। बट मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि 100 रुपए डाल रहे हो या 10 लाख रुपए डाल रहे हो, तो 80% डालो ए रेटेड बॉन्ड्स में। उनमें डालो जिनके नाम आपने ज्यादा सुने, ब्याज के पीछे मत भागो। बाकी 20% जो है उसमें आप बी रेटेड बॉन्ड्स में चल सकते हो, वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ऊपर रहिए। अनरेटेड बॉन्ड्स में मत डालिए। क्रेडिट रिपोर्ट को पढ़िए कि कोई इसमें रेड फ्लैग्स तो नहीं है, मैसिव रेड फ्लैग तो नहीं है, उसका कोलैटरल कितना परसेंटेज है वो देखिए, फिर अपना 20% उसमें डिप्लॉय करिए कि ठीक है यार ये 20% में हमने रिस्क ले लिया, थोड़ा सा रिस्क ले लिया। अनरेटेड बॉन्ड्स को नहीं छूना है, बी माइनस रेटेड के नीचे बॉन्ड्स को नहीं छूना है, चाहे वो 25% साल का ब्याज दे रहे हो फिर भी नहीं छूना है। संजय जी, ये तो आपने बता दिया कि AAA से लेकर बी तक, बी माइनस, ये। लेकिन मुझे बताएगा कौन सा AAA, कौन सा ए, कहाँ पे जाके हमें ये रेटिंग्स पता चलेंगी? देखिए, अब बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए, जैसे पैसा बाजार है। पैसा बाजार में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा बॉन्ड की पूरी जो कहते हैं ना कुंडली, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा। वहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया होता है, उनकी रेटिंग का जो प्रोसेस होता है, उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे मिल जाएगा आपका मिनिमम टिकट साइज कितना है, कि आप 1000 रुपये से पैसा डाल सकते हो, 5000 से डाल सकते हो। उस बॉन्ड के डिटेल्स मिल जाएंगे, इतना ब्याज दे रहा है, उसके बाद रीपेमेंट कब होगा, ब्याज की फ्रीक्वेंसी कब होगी, अगला ब्याज कब आने वाला है इसका, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली आपको एक पेज पे मिल जाएंगी। तो आपका डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म्स एक और चीज़ क्या करते हैं, खुद के हिसाब से भी रिस्क बता देते हैं, रिस्कोमीटर बना देते हैं वहाँ पे कि भाई ये रिस्कोमीटर है इसका, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है या इसमें रिस्क कम है। तो उस हिसाब से आप पूरा उसका चेकिंग कर सकते हैं। ये पूरा इजीली सारे इन्फॉर्मेशन को कोलेट करके आपको ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाए मैटर। टिकट साइज की आपने बात करी थी, तो यू कैन इन्वेस्ट एज स्मॉल एज 5000? यस, आई थिंक इवन 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल भी है तो आप 1000 रुपए से भी जनरली स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टैक्स पर। जी, टैक्सेशन का क्या प्रोविजन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर? देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। Okay. और इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प बन सकता है उनके लिए जिनकी इनकम नहीं है। मतलब समझे किसी कोई रिटायर हो गए, उनके पूरा नौकरी थी पहले, पेंशन का कुछ पैसा उनको मिला, लमसम में कुछ मिल गया, ग्रेचुटी का लोगों को पैसा मिल जाता है 20-20 लाख रुपए, तो उसको अगर वो डिप्लॉय कर दें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, एक अच्छा सा सेफ पोर्टफोलियो बना के, मैं तो रिटायरीज को कहूंगा आपको एक भी रुपया बी बॉन्ड में मत डालिए, सिर्फ सारे ए बॉन्ड में डालिए। क्या प्रॉब्लम है, फिर भी आपको एफडी से 2%, 3%, 2-2.5% ज्यादा मिल रहा है। तो आप लालच मत करिए। 100% ऑफ योर कैपिटल शुड बी इन ए रेटेड रादर AAA रेटेड बॉन्ड्स। तो आपका रिस्क बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है।
तो आप जो है उसको भी डालिए। अब आप सोचिए 12 लाख रुपए का ब्याज कमाने के लिए साल का, क्योंकि 12 लाख तक आप टैक्स फ्री हो, राइट, आपके पास करीबन करीबन 1.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स होने चाहिए। ओके, तो 1.5 करोड़ का 8% 12 लाख होता है। तो आप 1.5 करोड़ के आसपास के, 1.25 से 1.5 करोड़ के आपके बॉन्ड्स होंगे, तो वो पूरा ब्याज आपका टैक्स फ्री है एक तरीके से, 100% टैक्स फ्री हो गया। पर अगर आपकी इनकम चल रही है और आप फिर बॉन्ड्स पे निवेश करते हो, तो जो भी वो उसका ब्याज होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। और वो इनकम में जो भी स्लैब में आप चल रहे हो, कोई 10 पे चल रहा होगा, कोई 20 पे चल रहा होगा, कोई 30 पे चल रहा होगा, कोई 39 पे भी चल रहा होगा, तो उनको उस स्लैब के हिसाब से अपने टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। अब सर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो हमें, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर वेरी गुड, हाउ डू आई गेट द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि इसका कॉर्पोरेट बॉन्ड आ रहा है? हाउ डू आई बिकम अवेयर ऑफ इट? तो यही अगेन पैसा बाजार जैसे प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे आपको वो बताते रहेंगे कोई न्यू फंड आ रहा है, कोई नया कॉर्पोरेट बॉन्ड का इशू आ रहा है, पुराने बॉन्ड्स चल रहे हैं, मतलब जो भी है वो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। और दूसरा सबसे इसमें बस एक ही चीज़ है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए खुद का। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं खरीद सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक शेयर की तरह होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एज अ प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वो एक शेयर की तरह है, वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। जैसे एफडी में तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, पर यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट में आपके आ जाता है। अच्छा सर, ये आपने बताया कि इन एप्स पर जैसे पैसा बाजार है, आपको दिख जाएगा कि रेगुलेटेड है नहीं है, सारी चीज़ें, सारी कुंडली निकल जाएगी। तो सेबी रेगुलेटेड अगर कोई बॉन्ड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, बॉन्ड जनरली आपके सेबी रेगुलेटेड ही होंगे। ओके, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी सेबी रेगुलेटेड होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सारे आप चेक करेंगे प्लेटफॉर्म, जैसे पैसा बाजार चेक करेंगे, सेबी रेगुलेटेड ही प्लेटफॉर्म है। ओके, सेबी रेगुलेटेड होते ही, जो मैंने जैसे बताया कि आपका जो बॉन्ड है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो जैसे वो डीमैट अकाउंट में आएगा तो आपको दिख जाएगा कि इस कंपनी का बॉन्ड मेरे पास है, उसका एक ISIN नंबर होता है, वो ISIN नंबर आपके डीमैट अकाउंट, डीमैट होल्डिंग्स में आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो अब आप उस बॉन्ड के मालिक हो चुके हो। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये सारा इकोसिस्टम सेबी अप्रूव्ड हो, नहीं तो सेबी अगर अप्रूव नहीं होगा तो ये सब हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो इकोसिस्टम है अभी काफी डेवलप हुआ है रिसेंटली। पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों को इसके बारे में इतनी, पर अब जो है अवेयरनेस होने लग गई है। और मैं आपको बताता हूँ, जितनी भारत को छोड़ के मैच्योर मार्केट्स है, जैसे यूएस है, यूएस का बॉन्ड्स मार्केट जो है वो उनके इक्विटी मार्केट से बड़ा है। अच्छा, इंडिया एक ऐसी जगह है अभी, क्योंकि हम डेवलपिंग फेज में है, कि जो बॉन्ड्स मार्केट है हमारी इक्विटी मार्केट से छोटी। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का कल्चर शुरू कब से हुआ है? देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत पहले से चल रहे हैं, पर पहले ये इंस्टीट्यूशंस के लिए होते थे, इसमें एक मिनिमम टिकट साइज होता था। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वहां से चल, जैसे गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स मिलते हैं, हाँ, जिसे हम GSEC कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो वो भी एक बॉन्ड है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें उधार मैं किसको दे रहा हूँ? सरकार को दे रहा हूँ। अब सरकार तो हमेशा अपने आप में AAA रेटेड ही है एक तरीके से। सरकारी अगर बैठ गई तो फिर फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इस बात का वो मुझे 5-6% दे देते हैं, ठीक है। अब अगर आप यूएस में जाएंगे तो यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड होता है, जहां सरकार बोरो कर रही है आपसे, वो आपको 2-3% देती है, क्योंकि वो यूएस है, उनका इंटरेस्ट रेट वहां वो चल रहा है। तो बॉन्ड्स का कल्चर हमेशा से रहा है। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जो अब इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आने लग गई है, हमारे पास अवेयरनेस बनने लग गई है। आप जितने क्रेडिट रिस्क फंड्स देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी होती है क्रेडिट रिस्क फंड्स, ये सारी क्रेडिट रिस्क फंड्स भी कंपनी के बॉन्ड्स में ही पैसा डाल रही होती है। अगर आप उनकी होल्डिंग्स जाके देखेंगे तो किसी ने टाटा हाउसिंग के पैसे डाला हुआ है, किसी ने पिरामिल में डाला है, किसी ने REC में डाला है, किसी ने किसी में डाला है, तो ये वो लोग भी बॉन्ड्स में ही पैसा डाल रहे होते हैं। तो ये विकल्प है जहां पे आप डायरेक्टली कंपनी सेलेक्ट करके उसके बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसके चलते फिर आपको जो म्यूचुअल फंड वाले को फीस देनी पड़ती है, वो सब देना पड़ता है, वो सब नहीं होता, और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। रेगुलेटेड से ही एक सवाल और उठता है कि क्या सेबी रेगुलेटेड होने से इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन है कोई? देखिए, सेबी रेगुलेटेड होने से आपको कंफर्ट है, प्रोटेक्शन इसमें बस यही है कि कल को अगर कंपनी डब्बा हुई तो वो पूरा प्रोसेस चलेगा NCLT का, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। तो उसके लिए इसके लिए बीच में वो ट्रस्टी बैठा होता है, जो आपकी ट्रस्ट डीड करता है, ठीक है, कि भाई ट्रस्ट है ना, हम तो ट्रस्ट के बेसिस पे पैसा दे रहे हैं। तो ट्रस्ट डीड, बीच में एक ट्रस्टी कंपनी होती है जो पूरा ये ट्रस्ट डीड करती है, जिसके माध्यम से हम आगे वो रेज कर सकता है पैसा। क्योंकि आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की इन्वेस्टिंग में आप क्या कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो लोग करते हैं? लालच ज़्यादा कर लिया, या बस आपने वही मेन जवाब वही है। देखिए, होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो रिटर्न्स की तरफ ज़्यादा भागता है। जब हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले लोग सोचते हैं हम पेनी स्टॉक्स ले लें।
क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक्स 10 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए का 50 रुपए हो जाएगा। तो हम उसके साथ एसोसिएटेड रिटर्न्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क पे फोकस नहीं करते। ठीक है। इसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप वो कैटेगरी चुनते हो जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया होता है। अगेन हम रिटर्न्स पे फोकस करते हैं। आज तक मेरे को किसी निवेशक ने पूछा कि सर इस स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी में पैसे डालने में रिस्क क्या है? एक ही सवाल होता है, सर रिटर्न कितना मिलेगा? तो यही प्रॉब्लम हो जाती है जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको लगता है यार फिक्स्ड से अब मेरे को 15% आ जाएगा, वेरी गुड, ये तो मेरे को स्मॉल कैप में जितना रिटर्न मिल रहा है या फिर लार्ज कैप जितना रिटर्न मिल रहा है वो भी फिक्स्ड मिल रहा है, वो भी रिस्क फ्री है। लेकिन रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क बढ़ चुका है। रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है, एफडी भी नहीं है, 5 लाख तक की ही रिस्क फ्री है, और वो भी तब तक है जब तक भारत सरकार है। तो हर चीज का रिस्क है, रिस्क का चांस होता है, probability of that event happening. Right. अब probability of bank going bust is very low, इसलिए लोग एफडी को रिस्क फ्री बोल देते हैं। ठीक है। probability of a company going bust is a bit higher. अब उसमें भी रेटिंग है कि AAA वाली का भी रिलायंस बस्ट हो जाए, इस पे probability कम है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, चांस क्या है, बहुत कम है। पर कोई कल 2 साल पुरानी एनबीएफसी आई है, क्या वो बस्ट हो सकती है? हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है ना। वो जैसे शुरू में होता था ना, नवजात शिशु होता है जो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ हल्का सा भी उसको हो गया तो उसकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर जैसे जैसे वो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, तो वो बेटर हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, प्लीज डोंट फोकस ऑन रिटर्न्स अलोन, स्टिक टू अ 80-20 रूल कि 80-20 करेंगे। 80% हम ए रेटेड में रहेंगे, 20% हम बी रेटेड में रहेंगे, और बी रेटेड में भी सिंगल बॉन्ड पे मत निर्भर करिए, 3-4 कंपनीज के बॉन्ड खरीद लीजिए। मैं नया सैलरीड हूँ, नई नौकरी लगी, 22 साल का युवा, और लाख रुपए की सैलरी आनी शुरू हो गई, तो क्या मुझे कॉर्पोरेट बॉन्ड को एज ए इन्वेस्टिंग ऑप्शन देखना चाहिए, या क्योंकि आई एम यंग आई शुड गो फॉर इक्विटी एंड स्मॉल पार्ट टू बी इन्वेस्टेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? जो नया इन्वेस्टर आ रहा है उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को किस तरह से देखना चाहिए, या फिर पूरा अपना जो भी सेविंग्स है, जो भी सैलरी, जो भी हम सेविंग निकाल रहे हैं अपनी सैलरी में से, उसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल दें, इक्विटी छोड़ दें? देखिए, मैं इसके पे तो ना मैं 100% इक्विटी पे रेकमेंड करूंगा, ना मैं 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे रेकमेंड करूंगा। हर व्यक्ति को शुरुआत में अपना इमरजेंसी फंड बनाना होता है, वो उसको एफडी में रखना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड और एफडी में एक ही फर्क है, एफडी लिक्विडिटी आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर देता है, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है? मेरे को लगता है एटलीस्ट आपको 2-3 दिन तो लगेंगे कि आपने डाला, रिक्वेस्ट डाली कि मुझे अपना बॉन्ड सेल करना है। कुछ कंपनीज के तो बॉन्ड उसी दिन क्लोज आपको पैसा मिलेगा जिस दिन का मैच्योरिटी है, कि आपको 2 साल होल्ड करना ही पड़ेगा, तो लॉक इन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इमरजेंसी फंड का पैसा वहां ना डाले। सेकंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को यूज करें 2 पर्पस के लिए। पहला है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, दूसरा है अपॉर्चुनिटी कैपिटल को रखने के लिए। आपको समझ आ रहा है कि मैं न्यू हूं, मैंने अपना एसआईपी वैसआईपी चालू कर दी, अब फिर भी मेरे पास 20,000-25,000 रुपए महीना बच रहा है, और मुझे अभी नहीं पता इसका करना क्या है, मेरे पास कोई इमीडिएट इसका वो नहीं है। तो एक काम करते हैं जी, मैं इक्विटी में और एक्सपोजर लेना नहीं चाहता, मेरे को डर लग रहा है, या मैंने अपना कवर कर लिया कोटा, तो ये 25,000 रुपए उठा के मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल देता हूं, शांति से इसमें ब्याज भी आता रहेगा, और मेरा अपॉर्चुनिटी कैपिटल है, मेरे को 1 साल 2 साल की इसकी आवश्यकता नहीं है, तो जब जरूरत होगी तो पैसा रिडीम हो जाएगा, मैं कुछ डाल दूंगा उस टाइम। तो पैसिव इनकम एंड अपॉर्चुनिटी कैपिटल, इसके लिए हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हम जरूर देख सकते हैं। अब सर ये तो हो गए फर्स्ट टाइम जो नई सैलरी वाले हैं, ग्रीन हॉर्न्स, नया नया कमाना शुरू किया है। अब इसी स्पेक्ट्रम में एकदम एक्सट्रीम में दूसरे हैं जो रिटायर हुए हैं, फंड आया, कॉर्पस आया एक अच्छा सारा, और उनको ये भी देखना है कि अब मेरी जिंदगी 20 साल तकरीबन बची है, उसमें अच्छा रिटर्न आता रहे, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर? देखिए, अगेन क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि मेन इनकम बंद हो गई है। मेन इनकम बंद हो गई है तो एज आई सेड कि कॉर्पोरेट बॉन्ड 12 लाख तक तो आपको टैक्स फ्री हो ही जाएंगे जब आप उसका ब्याज 1.5 करोड़ आप इन्वेस्ट तो करेंगे, 1.5 करोड़ तक आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो ब्याज आएगा वो 12 लाख टैक्स फ्री आएगा। क्योंकि एक चीज याद रखिए, जब आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं तो आपकी इनकम 0 हो या कुछ भी हो, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना ही पड़ेगा, वहां तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आपके पास विकल्प ही नहीं है। इट डजेंट मैटर आपकी इनकम क्या है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर इनकम, बट हियर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि आपकी अगर इनकम नहीं है तो आप टैक्स फ्री 12%, 11%, 10% अगर आप कमा रहे हो तो अपने आप में वो 14-15% का रिटर्न हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है ये, मैं तो कहता हूं लोगों को। बट इसमें भी सेम, जो रिटायर्ड हुए हैं उनको 100% अपना पैसा ए रेटेड बॉन्ड्स में रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड पे पैसा नहीं डालना चाहिए, और उसके बावजूद भी उन्हीं कंपनीज में डालना चाहिए जहां उनका कंफर्ट है, जहां जिनका उन्होंने नाम सुना है।
कोई नई कंपनी आ गई है तो उसमें मत डालिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, हर चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती है। हमें लगता है भाई ये 4 कंपनियों के नाम मैंने सुने हैं, ठीक नाम है, इनकी चर्चा होती है, बात समझ आ रही है, बहुत सालों से काम कर रही है, ए रेटेड दिया हुआ है, तो चलो मैं इनमें निवेश कर देता हूँ। ये चीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए। और अगर नहीं भी सुना है या बहुत ज़्यादा सुना है तो भी पैसा बाजार जैसी साइट हाँ, पे जाके वहाँ चेक जाके कर लें। पूरी रिसर्च अपनी करिए। और आपको क्या करने की जरूरत है, उन्होंने 80% काम करके ही दे दिया आपको। उन्होंने इंटरफेस ही इतना सुंदर बनाया होता है कि वो रेटिंग, उसका टेन्योर, उसका इंटरेस्ट रेट, कंपनी की रेटिंग का पूरा डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड इमीडिएटली कर सकते हो, शांति से पढ़ लो। आपको नहीं समझ आ रहा तो चैट जीपीटी में डाल के उसको पूछ लो कि इसमें 5 बड़े रिस्क क्या है। डाउनलोड करा डॉक्यूमेंट, चैट जीपीटी पे अटैच किया, बोला प्लीज टेल मी व्हाट आर द 5 रिस्क, बता दो। मैं 60 साल का हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो मेरे को बताइए मेरे लिए क्या 5 रिस्क हो सकते हैं इस कंपनी में। खत्म, आपको पूरा वो डॉक्यूमेंट पढ़ के बता देगा। थोड़ा देखिए, हम भाजी तरकारी लेने जाते हैं तो भी हम उठा के चेक कर लेते हैं फ्रेश है कि नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करने वाले हो बॉन्ड्स में, थोड़ा तो पढ़ना बनता है। आपको प्लेटफॉर्म्स जो है, आपको पैसा बाजार जैसे प्लेटफॉर्म जो है, वो पूरा आपको एक चीज़ों को समावेश करके दे रहे हैं। पर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रिसर्च तो आपको खुद करनी चाहिए, और वहीं डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए और कर लीजिए। और उस रिसर्च को सुगम बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए ऐप्स हैं। बिल्कुल, उन्होंने किया हुआ ये Platforms काम, हैं। उन्होंने सब कोलेट करके आपको इन्फॉर्मेशन एक ऐसे तरीके से बता दें कि आपका यू आर एनेबल्ड टू टेक अ डिसीजन। दीज एप्स एक्ट लाइक अ एनेबलर, बट एंड ऑफ द डे डिसीजन इज योर्स। तो जैसे पैसा बाजार जैसी ऐप्स हैं, अ, इनके होने की वजह से क्या हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है? काफ़ी आसान हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी आसान हो जाता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कोलेटेड हो जाती है, एक जगह पे हो जाती है, रीडेबल फॉर्म में होती है, और वेल hearsay प्रेजेंटेड नहीं होती है कुछ। और हियर से नहीं होती, सब वहाँ पे होता है, वहाँ पे उसका रिसर्च बैक्ड। और उस पर ये लोग ये भी बताते हैं कि अभी तक बॉन्ड कितना भर दिया है, अगर 100 करोड़ मांगा था तो कितना पैसा आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस है कि एवरी इन्फॉर्मेशन, अंधेरा है एकदम, आप पहली लाइट लगाते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका 0 वॉट का बल्ब जला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अरे वाह चलो थोड़ा देख सकता हूँ। फिर 5 वॉट का बल्ब जलता है, फिर 10 वॉट का बल्ब जलता है, तब तक आपको फिर रूम में उजाला दिखने लग जाता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यही है, आपके पास जीरो इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ की, आप गए वेबसाइट पे गए, प्लेटफॉर्म पे गए, आपने चेक किया, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वेल प्रेजेंटेड है, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी, समझी, उसको क्रॉस चेक कर लिया गूगल पे जाके, हो गया काम आपका। इसको क्या हम एक लाइव उसके जरिए देख सकते हैं क्या, कि किस तरह से कर सकते हैं हम? बिल्कुल संजय जी, तो अब मैं, क्योंकि आप हैं तो हम आपका फ़ायदा उठाएं थोड़ा जी। सा, है ना? तो हम पैसा बाज़ार पे जा रहे हैं, पैसा बाज़ार पे हम पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने दिखाया बॉन्ड्स, सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स, एफडी भी है, मार्केट लिंक, नेशनल, सब 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 कुछ है। अब मैं पहुँचा बॉन्ड्स पर, अर्न रिटर्न 13.5% का बता रहे हैं रिटर्न, अप टू होगा। अप टू। हाँ, अब इसमें देखिए कैटेगरी आई हाई यील्ड, सेलिंग फास्ट, न्यू लॉन्चेस, लो रिस्क। वेरी नाइस। देखिए एकदम उन्होंने आपको एज पर, वो कभी कभी होता है ना कि आपको क्या कहते हैं, तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, तो उस हिसाब से इन्होंने आपके लिए बना दिया है। चलिए, मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे हाई यील्ड बॉन्ड ही चाहिए, तो उसमें मैं देख रहा हूँ देखिए निवेशक सबसे पहले हाई यील्ड ही देखता है। और सारे निवेशकों की फितरत, चाहे आप बिग बॉस में आवाज देते हो, चाहे आप कहीं भी करते हो, यही है कि हाई यील्ड पे फितरत सबकी एक ही है। अच्छा, प्रॉक्फिन, वेस्टर्न कैपिटल, कमाल की बात यह है कि इनमें किसी का नाम मैंने नहीं सुना है। ऑब्वियसली देखिए, क्योंकि एक नई कंपनी होगी, उसको एस्टैब्लिश करना है। हाँ, अब जैसे मुथूट सुना था, पर इसमें कुछ मुथूटू मिनी आ रहा है। हाँ, तो मिनी होगा, मतलब वो शायद हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हो। 11% इन्होंने। हाँ, तो इसमें हो सकता है कि जैसे वो लोग ज्यादा रिस्क लेते हो अपने बायर प्रोफाइल पे। सो फॉर एग्जांपल, मुथूट ने हमसे पैसा लिया जी बॉन्ड्स में, और जिसको दिया वो थोड़ा हाई रिस्क इंडिविजुअल होगा, तो इस वजह से उनका रिस्क बढ़ गया होगा। और इसमें इन्होंने इकरा ए रेटेड बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है ना, केयर ए, इंड ए, हाँ, क्रिसिल ट्रिपल बी भी है, हाँ, फिनकर्व करके एक कंपनी है, वेस्टर्न। ये देखिए ये सारे नाम आ गए ना, क्रिसिल आ गया, इकरा आ गया, इंडिया रेटिंग्स आ गया, तो ये सारी आपकी रेटिंग कंपनीज है। प्रॉक्फिन इकरा ट्रिपल बी दे रहा है। अब चलिए, अब हाई रिस्क को देख लिया मैंने, हाई यील्ड देख लिया, अब लो रिस्क देखते हैं। लो रिस्क कैप्री ग्लोबल AA। कैप्री ग्लोबल एक बहुत बड़ी NBFC है। ओके, Yes. अच्छा, बहुत फेमस कंपनी है वो। वेस्टर्न कैपिटल, ये सुना हुआ हाँ। है। इसमें एक नई एजेंसी दिख रही है, ACUITE A-, एक्यूट A-, एक्यूट, ठीक है। KB NBFC, मुथूटू मिनी फिर से आ गया इसमें,
लेकिन मुथूटू मिनी यहाँ पर इकरा ए रेटेड है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा नाम जो एटलीस्ट मैंने सुना हो। लीप अब आप किसी भी बॉन्ड में अंदर क्लिक करिए। अच्छा, हाँ, लेट्स गो अ लिटिल इनसाइड। प्रॉक्फिन में जाता हूँ। चलते हैं। प्रॉक्फिन में गया मैं, 12% रिटर्न। 12% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट 99,543 इन्वेस्ट करिए और 1,11,015 रुपए पाइए। 13 मंथ का इनका, 13 महीने का है, ठीक है। 13 महीने का। और टेन्योर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि इट इज अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इट्स इशू अंटिल इट्स मैच्योरिटी। It defines a lifetime of a bond during which the issue makes scheduled interest payment to the bondholder. At the end of this period, the principal amount is returned to the investor. तो वो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं। इसमें एक और चीज़ दी है कि this bond is senior secured. सीनियर सिक्योर्ड, जो हमने बात की थी कि यानी कि वही लाइन में काफी आगे खड़े हो गए अगर कल को कंपनी खराब हो जाती है तो। अच्छा, ओके, 66% ऑलरेडी सोल्ड आउट है। परफेक्ट है। और ये की हाइलाइट्स में बता रहे हैं कि बैक्ड बाय मार्की इन्वेस्टर्स और स्ट्रेटेजिक डेट पार्टनरशिप्स हैं इनकी HDFC, ICICI, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, LNT के साथ। तो इन्होंने उससे भी पैसा रेज किया हुआ है। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक डेट पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि पैसा वहां से भी रेज किया हुआ है। इंटरेस्ट पे आउट इनका मंथली है, प्रिंसिपल मल्टीपल पे आउट्स हैं। हाँ, मतलब बीच बीच में हो सकता है वो हर 2-3 महीने में जो बता पूरा स्केड्यूल आ जाएगा किस हिसाब से पैसा निकलेगा। अच्छा, फिर इन्होंने कंपनी एट अ ग्लांस दिया हुआ है कि रेवेन्यू, ये कंपनी की फाइनेंशियल्स आ गए, ताकत आ गई कंपनी की, जो कि हमको ढूंढनी पड़ती, कैपेसिटी, हाँ, जो हम हर जगह ढूंढते, वो सब दिया हुआ है कि AUM जो है 1640 करोड़ का है, नेटवर्थ 594 करोड़, ग्रेट, रेवेन्यूज ऑफ 253 करोड़, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 41.5%, देन ग्रॉस NPAs या ग्रॉस NPA/नेट NPA ये भी 2.2 और वो सब दिया। अबाउट में यानी इनके 100 रुपए के लोन में से 2 रुपए के लोन खराब हो जाते हैं। तो वो रिस्क वो है, वो उनका। बट अगर आपने 100 रुपए दिए और आपको 2 रुपए का ही लोन खराब हो रहा है, हाँ, तो और वो 100 रुपए का लोन उन्होंने आगे 14% पे दिया है, राइट, तो इफेक्टिवली फिर भी वो 12% बना रहे हैं रिटर्न दे। इस तरीके से। अच्छा, फिर उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ भी दिया, फिर एसेट क्वालिटी भी इनकी दी हुई है कि वही जो NPA की आप बात कर रहे थे, रिस्क एंड अदर डिस्क्लोजर्स भी इस पे दिया हुआ है कि जनरल रिस्क क्या है, स्पेसिफिक रिस्क क्या है, एंड अदर डिस्क्लोजर्स में सारे डिस्क्लोजर्स इन्होंने पूरे दिए हुए हैं। तो अब उस पर कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्वेस्ट नाउ आप करेंगे। इन्वेस्ट नाउ जैसे ही करेंगे वैसे ही फिर वो आप फिर वो KYC प्रोसीजर, फिर वो, हाँ, फिर तो आपको KYC पूरा करना ही है। वंडरफुल, क्या बात है। तो ये इस तरह से इसमें हम तो प्लेटफॉर्म काफी चीजों को आपके लिए एट अ ग्लांस इजीली अवेलेबल कर देता है, सो आपकी डिसीजन मेकिंग एनेबल हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। सेलिंग फास्ट भी एक बार देख लेते हैं। सेलिंग फास्ट मतलब ये 13.5%, 13.25%, 13%, 12%। ऑब्वियसली ना, हमारे निवेशक ऐसे ही है ना, सबको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो जो सेलिंग फास्ट है वो सारे हाई रिटर्न वाले हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि सेलिंग फास्ट में भी एक्यूट A-, इकरा BBB+, इन्फोमेरिक्स A-, एक्यूट BBB+, मतलब जो आपने रेंज बताई थी उस रेंज में है। लेकिन हाँ, आपने कहा था कि 80% ए में रहना है, ए में ही रहना है, ए वालों में। तो एक केयर ए की, एक KB NBFC का है, वो 11% रिटर्न है, ठीक है ना। ए में भी 11% आप बहुत अच्छा है। आप देखिए आज के दिन FD में आपको 6 से लेकर 7% के बीच में मिल रहा है जी। कुछ बैंकों में तो 5.5 हो गया है, तो उस एंगल से आपको लिए काफी अच्छा ये यूटिलिटी है इसका। बढ़िया। मुथूटू मिनी में, इसमें भी एक मुथूटू मिनी का है, वंडरफुल, इनक्रेड लेंडिंग कार्ड। ठीक है सर, तो अब मैं घर जाके इन्वेस्ट करूंगा कुछ पैसे आज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी, मैं भी देखूं कुछ कमाऊं भाई एक्स्ट्रा। बहुत मैं वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो अगर 2026 के लिए फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करनी होगी तो क्या होगी? देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर बनाइए। वो आपको एक तो वॉलेटिलिटी से बचाता है, आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ नहीं होती क्योंकि वो ग्रोथ एसेट है ही नहीं, वो इक्विटी नहीं है, वो डेट है, पर वो आपको मार्केट एक्विटी से जो है के आसपास के रिटर्न्स दे रहा है। अगर आपका इनकम टैक्स 0 है क्योंकि आप रिटायर्ड हो तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प बनता है, तो उसको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। तो पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसी बहाने आप क्या थोड़ा कंपनीज पे रिसर्च भी कर लोगे, थोड़ा मार्केट में इन्वॉल्व भी हो जाते हो, एक्शनेबल भी हो जाता है,
तो आई थिंक दिस इज अ गुड एसेट क्लास एंड आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर दिस एसेट क्लास फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देखिए हर एसेट क्लास में ब्लैक शीप निकलते हैं, हाँ, ठीक है। बहुत ऐसे किस्से होंगे जहाँ लोग बोलेंगे सर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड खराब हो गया था या कंपनी डूब गई थी। तो भाई शेयर मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज डूबी हैं, बैंक्स भी डूबे हैं। तो आप सिर्फ एक ब्लैक शीप का पुराना घाव लेके जो है वो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर एक कहीं आपने न्यूज़पेपर में देख लिया या टीवी में देख लिया कि एरोप्लेन क्रैश होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरोप्लेन में बैठना बंद कर देते हो। तो वो सही प्रोबेबिलिटी होती है कि 1 in a million केसेस होगा कि शायद ऐसा हो जाए। और तो वो डर से आप नहीं निवेश करें और सिर्फ एफडी में रहे, तो वो भी एक रिस्क है, बिकॉज एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है, Yeah. ठीक है। अच्छा, दूसरा कभी कभी क्या होता है कि सबके व्यू पॉइंट्स होते हैं। कुछ लोग को लगता है यार अगले 1 साल ना मार्केट चलेगी नहीं, अगले 1 साल मेरे को, जैसे पिछली निफ्टी ने 2024 सितंबर से लेकर 2025 दिसंबर तक कोई ऑलमोस्ट 0% ही रिटर्न दिया है। पर इसी टाइम पे अगर आपका स्विच होकर पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में चला जाता तो आपको 8-9% बन जाता। मिल जाए। तो काफ़ी लोगों के व्यूज़ होते हैं, कभी कभी वो व्यू लेते हैं कि यार इस साल मार्केट में पैसा नहीं बन सकता, मुश्किल लग रहा है, तो आप स्विच करके कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हो, निवेश कर सकते हो पैसे को। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसको एक पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हो। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, ये पोर्टफोलियो का थोड़ा ज़्यादा पार्ट बनना चाहिए, ताकि आप अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सको। ये काफ़ी अच्छा तरीका है पैसिव इनकम बनाने के लिए। पैसिव इनकम जनरेट करने का एक शानदार तरीका है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ऑफ कोर्स कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। पर आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी भी हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक, जैसा कि संजय जी ने कहा कि कोई भी एसेट क्लास रिस्क फ्री नहीं है, कम ज़्यादा होती हैं रिस्क, तो काफ़ी हद तक रिस्क एवर्स है। ये रिटेल इन्वेस्टमेंट से तो वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी कम है ही है, जैसा कि संजय जी ने बताया। तो इस चर्चा से ये तो क्लियर हो गया है कि अब हमारे एसेट एलोकेशन में कॉर्पोरेट बॉन्ड भी का भी एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो कितनी होगी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके रिस्क एपेटाइट और आपकी रिटर्न की ख्वाहिश पर डिपेंडेंट होगी। और आपके काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, जिसमें से पैसा बाज़ार एक बहुत शानदार इंटरफेस है जो आपकी रिसर्च को एक थाली में परोसकर आपके सामने रख देता है, जहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसा कि संजय जी ने बताया कि AAA से B- इनके बीच में ही रहना है, उसमें भी 80% ए वालों में रहना है, मतलब ए और जी, प्लस में रहना और है। उसमें भी 80% ए में ही रहना है। तो भले ही आपके स्कूल में कॉलेज में ए रेटिंग आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन यहाँ पर यू हैव टू चेज मैक्सिमम एज एंड अ लिटिल बिट ऑफ बीज। और कोई भी दिक्कत हो तो पैसा बाजार पे जाइए और अपनी दिक्कतों का समाधान आप ढूंढ लीजिए। बाकी फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके बिहाफ पर संजय जी से सवाल पूछ लेंगे या पैसा बाजार को लिख के आपके सवाल का जवाब दे देंगे। संजय जी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर खास तौर पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमेशा बात करके ये लगता है कि हम अपना पैसा गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू।